तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज अपना एक नया सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। और जिसमें हम भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जहां तक हम इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी के जीएस पेपर टू में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा टॉपिक आता है, जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसका एक ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। वैसे तो मेंस में गवर्नेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विषय में जानते हैं और समझते हैं। देखिए, जहां तक भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन हम सीधे जंप सिर्फ आर्टिकल्स पर नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर जानने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम इन आर्टिकल्स पे जा सकेंगे, जिससे हमको ये पता रहेगा कि किस वजह से इन आर्टिकल्स को दिया गया है, आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। वो जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टिंग का बेसिक कुछ लेक्चर रहेंगे, 2-3 लेक्चर या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, वो हमारे इन्हीं सब टॉपिक्स पर फोकस्ड रहेंगे। जैसे हम पहले फोकस किस पे करेंगे अपने, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान आखिर है क्या, और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, क्या इसके फंक्शन हैं, सोसाइटी को लेकर क्या इसके रोल हैं, और किस तरीके से ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इन सभी बेसिक क्वेश्चंस के हमको आंसर जानने पड़ेंगे। और उसके बाद में कुछ हमको बेसिक चीज़ों को और जानना होगा। जैसे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, हमने क्या अडॉप्ट किया है, और हमने जो अडॉप्ट किया उसको क्यों किया है, किस तरीके से किया है, और क्या हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक एडॉप्शन है, हमारा इसमें कुछ योगदान नहीं है, हमारी तरफ से कोई मौलिक इसमें योगदान नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको ढूंढने हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्या होता है। उसके बाद में व्हाट आर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, इन दो बेसिक चीजों को हमको समझना होगा। जो इसके फंक्शन है, या फिर वही इसके नीड हैं, और वही एक तरीके से डिफाइन क्या कर देते हैं कि संविधान आखिर है क्या चीज, क्या करता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में एक तरीके से इंटर लिंक्ड हैं, जिसके बारे में हमको जानना होगा। और एक अच्छा पॉलिटी का आंसर लिखने के लिए मेंस में, या फिर अगर आप वनडे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है कि संविधान आखिर है क्या चीज, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इसके रोल है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले। और जो हमारा स्टार्ट रहेगा वो यही रहेगा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे हमको चर्चा करनी है और हम देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप लोग साथ में और करिएगा, क्योंकि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वहां पर हम डेली 2 से 3 मिनट का एक 5-5 क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज करते हैं, जिसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रेप लर्न एडू सेंटर, इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा और प्ले स्टोर पे ऐप भी मिलेगा, दोनों जगह आपको अवेलेबल रहेगा। इस पे आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और छोटे छोटे पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐप पे भी अवेलेबल मिलेगा,
और यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो उसको भी कर लीजिएगा। वो आपकी इच्छा है, करते हैं कि नहीं करते हैं, बताना मेरा रोल था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम अपनी शुरुआत करेंगे कहाँ से? अपने बेसिक क्वेश्चन से। कौन कौन से हैं? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट आर इट्स फंक्शन? व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी? एंड हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस? इन सभी चीजों को हमको देखना और समझना रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। पीछे कैसे चलते हैं हम लोग, देखिए 1947 डेट तो आपको याद ही है। ठीक है, डेट तो याद ही है, अब इसको तो याद ही रखिएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे भारत में, तो ब्रिटिश एरा था, लगभग 250 सालों की गुलामी। उससे पहले मुगल पीरियड, उससे पहले सल्तनत पीरियड, और हर एक टाइम पे अगर आप कहें तो भारतीयों का शोषण होता रहा। हो सकता है कुछ लोग कहें कि मुगल में कम हुआ, लेकिन अगर आप इसमें भी देखेंगे तो कुछ ही ऐसे राजा हुए जिनके समय पे नहीं हुआ, अदरवाइज मैक्सिमम जो थे उनका काम शोषण ही रहा है। ठीक है, इस पे डिबेट भले आप कितना भी कर ले, लेकिन रियलिटी को आप नहीं बदल सकते हैं। उसमें अकबर जैसे भले कुछ सहिष्णु शासक हुए, लेकिन सभी मेजॉरिटी जो शासक थे वो ऐसे नहीं थे। वही पीरियड था सल्तनत का। लेकिन इन सब के बाद ये जो ब्रिटिश आए, इन्होंने सबसे ज्यादा एक तरीके से कहे शोषण करने का काम किया। हर एक लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पर, सोसाइटी के सोशल लेवल पर, हर एक स्तर पर इन्होंने भारतीयों का शोषण किया, उनका हैरेसमेंट किया, जिस तरीके से भी कर सकते थे। और इस प्रक्रिया में इन्होंने, मतलब एक भारत में राष्ट्रवाद की भावना को तो जन्म दे ही दिया, और इसी राष्ट्रवाद की भावना से लड़ते हुए हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमारे साथ सामने बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे। प्रश्न कैसे थे? देखिए, हम इतने दिनों से जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, जिस लिबर्टी की बात कर रहे थे, जिस फ्रीडम की बात कर रहे थे, उसको हम अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को किस तरीके से देंगे, कैसे दिया जाए, हाउ, क्या दिया जाए, किस तरीके की लिबर्टी दें, कौन सी स्वतंत्रता दें, उसको हमको देखना था। कितना दिया जाए, कितना दिया जाए ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और एक रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश रहे, उसको भी देखना था। रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश रहे, ये भी देखना था। हमारे यहाँ आप डाइवर्सिटी देखिए, अगर आप पूरे भारतवर्ष की डाइवर्सिटी अगर आप देखें, हमारे संविधान में ही 22 लैंग्वेज, अभी कुछ समय की पहले की ही आप बात ले लीजिए, साउथ स्टार्स और हमारे बॉलीवुड के अजय देवगन में एक अलग ही बवाल हो गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। तो अगर इतनी 22 लैंग्वेज को मानने के बावजूद अगर इस तरीके के विवाद हो सकते हैं आज की डेट में, इतने सालों के बाद में, तो 1947 में सोचिए उस चीज को, किस उस समय तो पता भी नहीं था कि किस तरीके के विवाद हो सकते हैं। लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, कल्चर, लोगों के फेस्टिवल में आपको इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। इवन अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फाइनल किस तरीके से किया जाएगा, अंतिम संस्कार वगैरह, उसमें भी आपको विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। उसमें भी खान पान में आपको फूड में देखने को मिलती है, कहीं पे डोसा पसंद है तो कहीं पे आलू के पराठे पसंद है तो कहीं पे चावल पसंद है। हर जगह पे अलग एक विविधता देखने को मिल रही है। कल्चरल लेवल पे, हर एक लेवल पे भारत में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। फार्मर्स का एक अलग शोषण हो रखा था, एम्प्लॉयमेंट था नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर चाहिए थे। और इन सभी आंसर को जानने के लिए हमारे एक संविधान सभा बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनी थी, जिसके बारे में हम थोड़ी कल तक शायद हम वहां तक पहुंच जाएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इन सभी क्वेश्चंस का वो देख रही थी कि कैसे उत्तर ढूंढा जाए।
कैसे उत्तर ढूंढा जाए, क्योंकि ये तो एक बेसिक नीड थी किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, हमारे नागरिकों के लिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न थे। कैसे प्रश्न, सोचिए। अगर कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म भी हो जाती है, अगर कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट एक तानाशाह बन जाए, हिटलर के जैसी तानाशाही गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। वो डेमोक्रेसी को कैसे बना के रखेगी, जिस डेमोक्रेसी के लिए हम इतने दिनों से अंग्रेजों से लड़ते रहे, जब हमको आजादी मिल गई तो इस डेमोक्रेसी को बना के रखना, सोशल डेमोक्रेसी को बना के रखना, सोशल डेमोक्रेसी को बना के रखना, और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों के फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन कर दिया जाए कि ये कभी एक दूसरे के रास्ते के रोड़े ना बने, ये एक दूसरे के रास्ते की रुकावट ना बने, बल्कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर चले, चेक्स एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट को लेकर चले। इन सभी चीजों को उस समय देखना था। ये देखना था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगी, फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे। का रिलीजन वाइज इतनी डाइवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन पारसी, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही है। और इन सभी उत्तरों का, क्वेश्चंस के आंसर कहां पे छुपे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सभी चीजों के आंसर छुपे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का एक समूह है, ठीक है, नियमों का एक समूह है। ये एक आइडियल डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल आदर्श दस्तावेज, और आपको पूरी कंट्री को इसको फॉलो करना होगा, इसके अकॉर्डिंग ही सारे फंक्शन किए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही सारे फंक्शन किए जाएंगे। यही संविधान, यही कॉन्स्टिट्यूशन अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा जितने भी क्वेश्चन हमारे थे, जितने भी चीजें हमने देखी, वो फुलफिल होंगी, उन सभी के आंसर ये देगा, और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को हम इसमें डालेंगे और लास्ट तक उसको फुलफिल करते रहेंगे। इस संविधान की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। वो सारी बातें तो हम खैर उनके उनके चैप्टर में करेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बेसिक कोई वन लाइन में पूछ ले तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक आइडियल डॉक्यूमेंट है, आदर्शात्मक दस्तावेज है। और खास बात क्या होती है, इसको देश के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, देश के नागरिक, वो अपनी इच्छा से उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर अंग्रेज जाते जाते ये कह देते कि भाई ये किताब लो, तुमको यही फॉलो करना रहेगा, ठीक है, यही फॉलो करना है, यही तुम्हारा वो संविधान है, तो वो कहीं से हमारा संविधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो अंग्रेजों ने हम पर थोप दिया। संविधान उस देश के नागरिकों के द्वारा हमेशा अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने अनुसार उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हमारी एक संविधान सभा बनी थी, जिसके सदस्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी आप कहिए, उसको हम बाद में देखेंगे, उसके सदस्यों ने उसको बनाया, उन्होंने उस पर साइन किए, और बिहाफ ऑफ, हम जब प्रियम्बल देखेंगे तो उसमें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को अपने आप को दे रहे हैं, मतलब हम खुद इसको अपने आप को दे रहे हैं, मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा नागरिकों के द्वारा फोर्सफुली नहीं बल्कि अपनी इच्छा से एक्सेप्ट किया जाता है। ये क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है। किस लिए होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देखते हैं, आइए। ये हमारा प्रियम्बल है, वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड
एश्योरेंस, समन्वय स्थापित करता है किन के बीच में। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी है, इन सभी चीज़ों में जितनी भी डाइवर्सिटी है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहे, एक सेम पेज पे हम लोग आ जाएं, एश्योरेंस। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कभी इनकी कुछ डिमांड होती है, इनकी कुछ अपनी सोच होती है, उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में रहेगी। भाई अब देखिए, मैच भी जब आप देखते हैं, जब आप मैच भी देखते हैं तो क्या होता है कई बार, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएं तो ऑस्ट्रेलिया वाले बोले नहीं भाई 8 बॉल का मैच हो, 1 ओवर होगा। इंडिया में आए, इंडिया वाले कहें नहीं भाई 3 बॉल का ही ओवर होगा। फिर क्या होगा, आप जाएं कहाँ पर, जर्मनी जाएं, जर्मनी कहे भैया हमने तो क्रिकेट कभी खेला ही नहीं था, हम 10 बॉल का ओवर मानेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पर नहीं आ रही है ना। तो इन सभी यूनिफॉर्मिटी को मानने के लिए क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, आईसीसी। अब इसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, तो ऐसे ही ये जो बोलेगा वही फाइनल होगा। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगा, कौन देश में पॉलिसीज बनाएगा, कौन सरकार चलाएगा, कौन फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करेगा, इन सभी चीज़ों को, और कैसे करेगा, कौन करेगा वो तो है ही है, हु तो आंसर में जानना ही जानना है, कैसे करेगा, ये सभी कुछ कौन मेंशन करता है, ये सभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि किस तरीके से आप नागरिकों पर को अधिकार देंगे और साथ ही साथ आप सरकार के ऊपर एक लिमिटेशन लगाएंगे कि वो एक्सेसिव तानाशाह जैसा रवैया ना अपना ले, वो तानाशाह जैसा रवैया ना अपना ले, वो ऐसा ना हो जाए कि रशिया और चाइना के जैसे इलेक्शन ही बंद हो जाए। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं कि अगली बार ये आ गए तो इलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन भारत में ये चीज़ कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा और जाना है, उसके बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो किस तरीके से सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाए कि वो सर हितों में काम करे, जनता के हित में ही काम करे, तानाशाही पूर्ण रवैया ना अपनाए। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इंडिविजुअल जब आगे बढ़ेगा तो सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसी हो, इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, रिलीजन बेस्ड इक्वलिटी कैसे जनरेट की जाए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे दिया जाए, कल्चरल फ्रीडम कैसे दिया जाए। आपको हर एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल किया जाए, वो सारे के सारे पावर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, उसको कहाँ पर मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। लोगों की आइडेंटिटी, कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, इन सभी चीज़ों को भी कहाँ पर मेंशन किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी पॉइंट पर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता रहे। ठीक है, संविधान इन सभी बातों पर, अगर आपसे कहा जाए कि संविधान किन क्या कर है, तो संविधान नियमों और कानूनों का एक समूह है। किस चीज के लिए, कि किस तरीके से देश में विभिन्न संस्थानों में नागरिकों में समन्वय स्थापित किया जाए, निर्णय क्षमता किस तरीके से विकसित करी जाएगी, किसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा, सरकार के ऊपर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जाएगा, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, उनके उनके क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। एक सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के क्या रोल होंगे, किस तरीके से सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाएगा, लोगों की पहचान कैसे होगी, ये सब कुछ कौन बताता है, ये सब कुछ हमारा संविधान बताता है, ये सब कुछ हमारा संविधान बताता है। तो अगर कभी आपसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप अब आंसर देने में सक्षम है। वैसे ही कुछ पॉइंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ set of basic rules that allow for minimal coordination among members of a society.
The second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। किस तरीके से मिलेगा, संसद उस पर क्या रोल बनाएगा, पार्लियामेंट उस पर किस तरीके से कानून बना सकता है, ये सब कहाँ कौन बता रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। Third function of a constitution is to set some limits on what government can impose on citizens. These limits are fundamental rights. हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे संविधान के, पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे संविधान के कि हमारे कुछ नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिसको सरकार कम नहीं कर सकती है, भले बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से लिमिटेशंस दी गई हैं। और अगर इन फंडामेंटल राइट्स को कम करने का प्रयास, कटौती करने का प्रयास करती है सरकार, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इसको लेकर, ठीक है। अभी जैसे कर्नाटक में जो हिजाब वाला मुद्दा आया था, तो इसी चीज को, फंडामेंटल राइट को ही वहां पर इशू बनाया गया। हालांकि कोर्ट ने अपने हिसाब से डिसीजन दिया, लेकिन जो मुद्दा बनाया गया था वो इसी बात को लेकर बनाया गया था, ठीक है। तो उसका मिसयूज वगैरह भी किया जाता है, वो सब अपनी जगह है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब मेंस के टॉपिक जो रहेगा वहां पर हम मुद्दों को डिस्कस करेंगे, और निगेटिव वे में नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में हम करेंगे, ठीक है। Fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for justice, ठीक है। जस्टिस वगैरह किस तरीके से लोगों को न्याय देना है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको जो बातें वही समझाएगी, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं डिटेल में, बहुत इसमें कुछ बहुत नहीं है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। सरकार का निर्माण कैसे होगा, राज्य का निर्माण कैसे होगा, कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होगी, ये सारी बातें ही इसमें बताई गई हैं और समझाई जाती हैं, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको कई सारी स्वतंत्रता मिलती है, लिबर्टी मिलती है, फ्रेटर्निटी की भावना के बारे में बताया गया है। उन सब चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम उनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी में बताया गया है कि सरकार जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, उन वृद्ध हों, ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाएगी, उनको आगे बढ़ने के लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी वो देगी। अगर कोई दो लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको इक्वल इनकम होगी। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, धीरे धीरे करके हम उनको एक एक करके समझेंगे। अभी हमारा बेसिक फोकस क्या है, सिर्फ ये जानने पर कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी। अगर आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करना है तो आपको लिबर्टी भी देना होगा, ठीक है। मतलब लिबर्टी का मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता से है। डिटेल में लिबर्टी को हम आगे करेंगे, अभी आप बस समझते चलिए। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। मतलब लिबर्टी, अगर आप नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। और अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और लिबर्टी की नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आपको इक्वालिटी देना है नागरिकों को तो आपको उनको अधिकार भी देने होंगे, उनको अधिकार भी देने होंगे। अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो नागरिकों को आपको अधिकार देने होंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, एक से दूसरे को आप दूर नहीं कर सकते हैं। और विदाउट इक्वालिटी, अगर आप इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को लिबर्टी ही दे रहे हैं, तो समाज में क्या होगा। मान लीजिए अदानी हैं, अंबानी हैं, और हमारे रास्ते में एक चौरसिया जी हैं, ठीक है। अब अदानी जी को आप खूब पावर दे दो, भैया अपनी इंडस्ट्री लगाते जाओ, इनको दे दे इंडस्ट्री लगाते जाओ, इनको बोल दिया नहीं भैया आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आपको लिबर्टी नहीं है, तो क्या ये इक्वालिटी हुई? ये तो इक्वालिटी हुई ही नहीं। इक्वालिटी तो तब होगी ना जब अदानी जी को और अंबानी जी और चौरसिया जी तीनों को बराबर अधिकार मिल जाए,
तीनों को बराबर अधिकार मिल जाए कि हाँ आप भी इंडस्ट्री फुल लगा सकते हैं। तो लिबर्टी और इक्वलिटी सब देने होंगे सभी को, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। और एक तरीके से क्या होगी, हमको एक सोशल डेमोक्रेसी हमको लाना पड़ेगा, हमको सोशल डेमोक्रेसी को डेवलप करना होगा, जिसमें हम वे ऑफ लाइफ लोगों का ऐसा रहे जिसमें लोगों के बीच में बंधुता की भावना बनी रहे, एक दूसरे से लोगों को नफरत ना हो, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, उनमें टॉलरेंस रहे। और ये सब कुछ कौन बताता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कैसे बताता है, अपने रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही बताता है, अपने रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग बताता है इन सब चीजों को। ठीक है, तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक आदर्शात्मक मूल्ययुक्त दस्तावेज जो नागरिकों के द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। इसको हमने अभी डिटेल में देखा। सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के उत्तरदायित्वों का सीमांकन होता है। ठीक है, जुडिशरी का क्या रोल होगा, लेजिस्लेटिव का क्या रोल होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या रोल होगा, इस सभी चीजों को प्रॉपर वे में बताया गया। मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया, जैसे अभी फार्म बिल बनाया था तो उस पर स्टे लगा, वो सब तो अपनी जगह है। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाए और जुडिशरी कह दे कि नहीं भैया ये कानून नहीं चलेगा, ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो ये बनाता जाएगा, ये कैंसिल करता जाएगा। तो इनके बीच में भाई एक बैलेंस होना चाहिए ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जुडिशरी एक्स्ट्रा पावर लेके मनमानी करने लगी है, या कभी हो सकता है गवर्नमेंट मनमानी करने लगे, जुडिशरी कुछ कर रहा है उसमें भी प्रतिबंध लगा दे। तो इन सभी चीजों का एक इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्लियर इसमें बताया गया है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमारे देश में डेमोक्रेसी बनी हुई है। ठीक है, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी बनी हुई है, लोकतंत्र बना हुआ है, किस तरह से है? डेमोक्रेसी बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। लोगों को लिबर्टी देने का, बंधुता देने का, फ्रेटर्निटी देने का काम कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है। ठीक है, लिबर्टी उनको प्रोवाइड कर रहा है। देश में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है, लॉ सबसे ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वोट दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वोट दे रहे हैं, तो आप एक तरीके से शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप चाहे तो आप पार्टी बना लीजिए, आप चाहे तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं, आप प्रधानी के चुनाव लड़ सकते हैं। वो सब क्या कर रहा है, वो सब अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। तो आप एक तरीके से शासन व्यवस्था के भागीदार बन रहे हैं। और ये सब अधिकार आपको कौन दे रहा है? ये सब आपको संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ये सब आपको संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, जिसके बारे में आपको जानना और समझना रहता है। ठीक है, तो अगर लिमिटेड वर्ड्स में अगर आपको लिखना हो तो संविधान क्या है? संविधान बुनियादी नियमों का समूह है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे, मतलब कोऑर्डिनेशन, एश्योरेंस, फेथ वगैरह बना रहे। ठीक है, स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होगी? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होगी? सरकार कैसे निर्मित होगी, फॉर्म गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ये भी कौन बताता है? यही बताता है। राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। डेमोक्रेसी की आधारशिला रखता है। बेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बेस ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यायपूर्ण समाज के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण, सभी को बराबर आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे उसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, स्कीम्स के थ्रू, उन सभी चीजों के द्वारा समाज में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। यही हमारा क्या होता है? संविधान होता है।
ठीक है। और इस संविधान के निर्माण में कई दार्शनिकों के प्रभाव भी पड़े हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का क्या विचार था? महात्मा गांधी के विचार थे कि जो हमारे ग्रामीण सभ्यता है, उनका मानना था, और वास्तविकता भी यही है, भारत क्या है, गांवों का देश ही है ना, विलेजेस का ही कंट्री तो है। तो गांधी जी मानते थे कि अगर आपको सही मायने में भारत को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, गांवों को आगे बढ़ाना होगा, आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हालांकि हम शुरुआत में इस तरह से नहीं चले, और आज हम इस पे जा रहे हैं। गांधी जी के इस विचार पर पूरी तरीके से आने में हमको 50 साल से 70 साल लग गए, लेकिन वास्तविकता ये कि गांधी जी की उस समय अगर हमने मान लिया होती बात, तो शायद कुछ और परिस्थितियां होती। इस मामले पर गांधी जी और नेहरू जी में मतभेद भी थे, एक तरीके से कह सकते। गांधी जी का प्रधानमंत्री जैसे पद पर विश्वास नहीं था। गांधी जी गांवों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात रखते थे, वो गांवों को आगे बढ़ाने पे फोकस करते थे, स्वच्छता की बात करते थे, मद्यपान निषेध की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, वो किसकी देन है, संविधान में। भले ही संविधान सभा में स्वयं महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को छोड़ा जा सकता था क्या? वो तो संभव ही नहीं था। तो महात्मा गांधी के विचार हमको संविधान में देखने को मिलते हैं, और कई रूपों में देखने मिलते हैं। जैसे हम ग्रामीण रूप में देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, उसमें हम कुछ को गांधीयन थॉट भी इसीलिए कहते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था है, ग्राम स्वराज की संकल्पना जो है, ये सब किससे प्रेरित है? गांधी जी से, गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है। गांधी जी ने जो कहा वही हमारे संविधान में एक तरीके से लाया गया है। मद्य निषेध, सभी धर्म समान होने चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, इन सभी बातों को, ये सब बेसिक फिलॉसफी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, वो गांधी जी से प्रभावित ही हैं। तो ये तो रही बात गांधी जी की, लेकिन इसके अलावा कुछ बाहरी विचारक भी थे, जिनसे भी हमारा संविधान एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, कहीं ना कहीं हमने इसको लिया हुआ है कहां से? यूएसए से। अगर आप यूएसए की जैसे बात करते हैं, तो आज जैसे आपको दिख रहा है यूएसए, वास्तविकता में यूएसए भी पहले ऐसे नहीं था। यूएसए में भी यूरोप से लोग माइग्रेट होकर पहुंचे हैं, यूरोप से माइग्रेट होकर पहुंचे। कैसे यूरोप से माइग्रेट होकर लोग पहुंचे? यूरोप में उस समय एक तरीके से अंधकार का जब युग चल रहा था, उसके बाद एक तरीके से वहां पर लोगों में ज्ञान की भावना आनी शुरू हुई, तो कई दार्शनिक आए और उन्होंने कहा कि आप जो राजा सब कुछ कह रहा है, किंग जो कह रहा है, वही सब जो चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों में एक भावना है कि हम अपनी इच्छा से रह सके, लेकिन यूरोप में नहीं हो पा रहा था ऐसा। तो वो माइग्रेट होकर यूएसए पहुंचे। जब वो यूएसए पहुंचे, तो उनके मन में ये भावना थी कि कैपिटलिस्ट की भावना, उनको उनके मन में भावना थी कि वो आगे बढ़े, उनको ऊपर कोई रोक टोक ना हो, राजा की अपने लिमिटेशंस हों, जुडिशरी की अपनी लिमिटेशंस हो, ये सारी चीजें, और यही सारी भावनाएं लेकर यूएसए में लोग पहुंचे थे। तो जब यूएसए आजाद हुआ, तो उनके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई, तो सबसे पहले उन्होंने इसी सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को रखा, कि सभी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध ना लगाए, किसी के रास्ते का रोड़ा ना बने, कोई दूसरे के रास्ते में रुकावट, हस्तक्षेप ना करे। मॉन्टेस्क्यू ऐसे ही एक विचारक थे, कहाँ के? फ्रांस के, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी। उनके अनुसार गवर्नमेंट के जो तीनों अंग हैं, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो हैं, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होने चाहिए। हमने अभी संविधान में कहा ना कि हमारा संविधान भी ऐसा ही करता है, तो ये मॉन्टेस्क्यू के विचार ही थे। अमेरिकी संविधान के पहले 3 अनुच्छेद में भी इसी बात को किया गया है कि वहां की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू का भी यही काम था, यही कार्य था, उनके यही विचार थे कि जो सत्ता के तीनों अंग होते हैं, सरकार के तीनों अंग होते हैं, इनकी शासन पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग हों।
इन्होंने कहा कि जब पहले एक निरंकुश तंत्र होता था तो यहाँ पर नागरिकों को बिल्कुल अधिकार, सिटीजन्स के कोई राइट्स नहीं होते थे। एकदम ये डार्कनेस वाला एज है जहाँ पर नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद किंग्स आए, किंगडम, राजशाही आई, मोनार्की आई। मोनार्की में नागरिकों को थोड़े अधिकार तो मिले लेकिन बहुत अधिकार नहीं थे। सारा इंटरफेरेंस किसका रहता था? किंग का रहता था। यहाँ पर सारा इंटरफेरेंस एक तरीके से चर्च का रहता था और यहाँ पर किंग का रहता था। नागरिकों को यहाँ पर थोड़े अधिकार तो मिले लेकिन बहुत अधिकार नहीं मिले। उसके बाद आया रिपब्लिक, गणराज्य, जहाँ पर नागरिकों को संपूर्ण अधिकार मिलते हैं। ये एक लाइट एज है, प्रकाश का युग। ठीक है, यहाँ पर डार्कनेस थी, यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस कम हुआ, डार्क एज तब भी है ये। रिपब्लिक पूरा एक तरीके से प्रकाश का, जहाँ पर नागरिकों के पास अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे अधिकार होते हैं और आदि जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो रहता है। तो ये सारे विचार जो मॉन्टेस्क्यू के थे उसको भी हमारे संविधान में अपनाया गया। इसी तरीके से जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको भी हमारे संविधान में अपनाया गया है। ये भी हमने यूएसए से लिया है। जो हम कहते हैं कि यूएसए वगैरह में कोई रिजर्वेशन नहीं, तो वास्तविकता में इतने साल बीत चुके हैं, यूएसए 1776 से आज आप 2022 में आ चुके हैं, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर पहले ही था। जब भी आपको आगे बढ़ना है तो जो सोसाइटी में नीचे है उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये सारे विचार भी हमने यहाँ से लिए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आपसे अब कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है, तो सत्तावादिता को कम करना, एक वर्गीय व्यवस्था बनाना, नागरिकों को अधिकार देना, जस्टिस, न्याय की अवधारणा बनाना, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना, संसाधनों का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमारा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसके रूल हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करेंगे और उसके जड़ें किस तरीके से कहाँ पर हैं, यूएसए में हैं, उसको हम देखेंगे और जानेंगे। और साथ में हमने ये भी जानेंगे कि क्या क्या बेसिक हमारी जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हुए अपने अकॉर्डिंग हमने अपना संविधान का निर्माण किया है। उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे जब हम कल देखेंगे। ठीक है, और आप लोग YouTube वाले चैनल को भी अगर प्रेप लर्न एडू सेंटर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम इतने पे ही इसको रोकते हैं।